आज हम पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स। एग्ज़ाम में इसका वेटेज रहता है 7 से 8 नंबर का। ये चैप्टर अपने आप में छोड़े जाने वाला चैप्टर नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ के जा ही रहे हो तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लेना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो आप देख लेते हैं एक बार चैप्टर का ओवरव्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे रन करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे बैंक में होता है, बैंक के ऑडिट में हमारा क्या अप्रोच रहेगा, उनके कुछ एडवांसेस होते हैं बैंक के, आपको पता है ना। एक तो होता है एडवांसेस देना और दूसरा डिपॉजिट्स लेना। तो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एडवांसेस में। इसी में अपन बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे जो होता है एनपीए, वो एडवांसेस में ही आएगा। एनपीए होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एडवांसेस के अंदर डिटेल में आएगा। वो कहने को तो ऐसे एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिन पर अब इंटरेस्ट इनकम आना बंद हो गई होती है, वो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कब एनपीए होता है कब नहीं होता, ये सब आगे आएगा। और आखिर में आएगा ऑडिट ऑफ रिवेन्यू आइटम्स, कैसे बैंक की रिवेन्यू होती है। उसके आगे देखो आईसीआई ने कितनी मेहनत करके एक कहानी लिख रखी है, इसको आप खुद घर पे रीड कर सकते हो, कोई काम की नहीं है, फ्री टाइम में रीड कर सकते हो। तो आप फटाफट आ जाओ इंट्रोडक्शन टॉपिक पे। बैंकिंग सेक्टर इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी as it is essential for sustainable socio-economic growth and financial stability in the economy। सोशियो-इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप लोग अंडरलाइन कर लो, इससे हो सकता है एग्ज़ाम में एमसीक्यू बन सकता है। बिकॉज इस चैप्टर में ऑडिट में आपके एमसीक्यू भी आते हैं 30 नंबर के, तो हमें साथ साथ में एमसीक्यू को भी टिक करते हुए चलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस लाइन को मार्क कर लें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए एमसीक्यू में। तो ये दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द बैंकिंग सेक्टर इज़ ऑल्सो क्रूशियल एज इट डील्स विथ mammoth अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनीज। बिल्कुल सही बात है ना, इधर पब्लिक का पैसा जमा होता है। एंड इज़ हाईली सेंसिटिव टू रेपुटेशनल रिस्क। Like all economic activities, the banking sector is also exposed to various risks in its operations. Like all economic activities, the banking sector is also exposed to various risks in its operations. It is of utmost importance to ensure that banking sector stays healthy, safe and sound. For safe and sound banking sector, one of our most important factors is reliable financial information supported by quality bank audits। बिल्कुल सही बात है ना। कुल मिला के हमारे लिए बैंक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पब्लिक का अमाउंट डिपॉजिट रहता है। ऐसे में हम चाहेंगे कि वहाँ बैंक में जो भी काम हो वो बिल्कुल सही हो, और सही होने के लिए हम उसको प्रूव करेंगे बाय गोइंग थ्रू ऑडिट। अब बच्चों आ जाओ टाइप्स ऑफ बैंक्स पर, अगले पेज पर। एक बार ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछा गया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स। कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं अब वो समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 नंबर का, टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कमर्शियल बैंक्स। इसकी पहली लाइन आपको अंडरलाइन कर सकते हो, मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है ना, सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक से अपन देख सकते हैं अगर आपके घर के आसपास भी हो तो। कमर्शियल बैंक्स में हो गया HDFC, ICICI, डेट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक। किसको देते हैं भैया, जनरल पब्लिक को देते हैं ये सारी सेवाएं बैंक। एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, और इनके दो काम होते हैं, एक तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और दूसरों को उधार देना, ग्रांटिंग एडवांसेस।
जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनसे ले लेते हैं और जिनके पास कम पैसा होता है उनको एज ए लोन के टाइप में दे देते हैं बैंक पैसे। इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि प्यार से बोलते हैं RRBs। इनका क्या काम होता है? रूरल एरियाज़ में बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स देना, रूरल कम्युनिटीज़ को स्पेशली। इसमें आपने नाम सुना होगा, हो सकता है बड़ौदा ग्रामीण राज्य बैंक। तो ये इसके एग्ज़ाम्पल है, आप एक एग्ज़ाम्पल भी याद रख सकते हैं साथ साथ में। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन लाइक कमर्शियल बैंक्स ओनली, मतलब इसके जो फंक्शन होता है वो तो कमर्शियल बैंक जैसे ही होता है, बट आर सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। अगर ये एक स्टेट में तो ये तो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, और अगर बहुत सारे स्टेट में है तो होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। और ये जनरली अपनी सेवाएं देते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स के लोगों को। नेक्स्ट टाइप का बैंक है पेटीएम करो, पेमेंट बैंक्स। दीज आर न्यू टाइप ऑफ बैंक्स विच हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI. They are allowed to accept restricted deposits but they cannot issue loans and credit cards. मतलब डिपॉजिट्स तो ले सकते हैं पर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते। मतलब इनकमिंग तो है पर आउटगोइंग नहीं है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, याद कर सकते हो एक आध एग्जांपल। मेन लाइन इसमें जो है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, या आप भी अंडरलाइन कर लेना ताकि रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगले टाइप का आता है बैंक, वो होता है डेवलपमेंट बैंक्स। ये जनरली प्रोवाइड करते हैं फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में MCQ बन सकता है। विच बैंक प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। अब लास्ट पॉइंट बचा है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये जनरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और अनसर्व्ड सेक्टर्स के लिए बने हुए हैं। इसका एग्जांपल है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैंक स्मॉल है, बट ये स्मॉल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स स्पेशली उनके लिए ही हैं। जैसे आपने MSME देखा होगा तो ये उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद इन्होंने कुछ करामती करने का ट्राई करा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग एडवांसेस टू फंक्शंस। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इनकी बुक बनाने वाले बच्चों थोड़े बेसिक लोग थे क्योंकि ये चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आ जाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज़ रेगुलेटिंग बॉडी। RBI इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब हम क्या देख रहे हैं, RBI की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है तो इसको आप हेडिंग को हाईलाइट कर लेना। इसको कुछ इस तरीके से याद रखना, पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ताकि याद करने में आसान रहे। पहला क्या है? डेवलप करना और सुपरवाइज करना। किसको? कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं बैंक, NBFC के पास, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होते पर काम एकदम बैंक की तरह करते हैं। तो ये मैं बोल सकता हूँ ये फाइनेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इसको सुपरवाइज करना RBI का काम है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेटअप तो कर दिया, उसके बाद इनके कामों को रेगुलेट करना है, यानी कि रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग, यानी कि कुछ सेट करना इन कंजक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ RBI डिटरमाइन करेगा क्या? द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ कीपिंग इन विद द नीड ऑफ आवर। इसका क्या मतलब है? समय के अनुसार RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपनी मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी सेट करेगा। इसका एग्जांपल है रेपो रेट। मार्केट में अगर महंगाई बढ़ती है यानी कि इन्फ्लेशन आता है
तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है सुनना, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगा तो रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अब अगर आरबीआई को महंगा लोन मिलेगा तो आरबीआई भी आगे महंगे में ही देगा पब्लिक को, यानी बैंक को अगर महंगे में लोन मिलेगा तो बैंक भी आगे महंगे में ही लोन बेचेगा। इससे सप्लाई ऑफ फंड्स कम होगा, सप्लाई ऑफ फंड्स कम होगा तो उससे खरीदारी कम होगी, खरीदारी कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब आरबीआई सेट करता है, किसके साथ बैठ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ये हो गए तीनों फंक्शन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कंस्टिट्यूट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। के बाद होगा रेगुलेट करेगा एक्टिविटीज़ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। तीसरा पॉइंट, डिटरमाइन करेंगे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिसाइड करेगा क्रेडिट पॉलिसीज़, एग्जांपल रेपो रेट बढ़ानी है या घटानी है, आरबीआई डिसाइड करेगा। अगर आरबीआई ज़्यादा रेट में देगा, महंगे में देगा कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स भी आगे महंगे में ही देंगे। तो अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक तो टाइप्स ऑफ बैंक्स देख लिया, दूसरा आरबीआई के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला, सबसे पहले करेंसी इशू करता है, उसके बाद रेगुलेट करता है जो करेंसी इशू हुई, उसके बाद तीसरा पॉइंट है एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद है एक्ट एज अ बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। इसके बाद आता है नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, यानी कि इंडिया में कोई भी बैंक ओपन नहीं हो सकता अगर उसको आरबीआई का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। तो अगर आपको कहीं बैंक है भी और अगर आपको कहीं ब्रांच भी खोलनी है तो भी आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे बैंकिंग ऑपरेशंस कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस। अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर देना।